नमस्कार दोस्तों, आज के हम चैप्टर 2 ऑफ बंगाल में बात करेंगे कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्या हुआ। ध्यान रखिएगा बैटल ऑफ प्लासी के बाद में बंगाल के जो नवाब थे वो मीर जाफ़र बने थे। वो 57 से लेकर 60 के बीच में बंगाल के नवाब रहे। अब इसमें मामला ये हो जाता है कि जो ब्रिटिश कंपनी है, वो बंगाल के इंटरनल मैटर्स में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मीर जाफ़र ने अपने कुछ ऑफ़िसर्स को जैसे कि राम नारायण जो बिहार के गवर्नर थे, राजा राम जो उड़ीसा के गवर्नर थे, युगल सिंह जो पूर्णिया के राजा थे, इनको हटाने की कोशिश की, तो कंपनी ने इंटरफेयर करते हुए मीर जाफ़र को ऐसा नहीं करने दिया। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी ने बंगाल के इंटरनल अफेयर्स पे एडमिनिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया था और नवाब की जो पावर है, उसके एक्सरसाइज़ को लिमिट करने की कोशिश की थी। इसी के साथ में जब मीर जाफ़र कंपनी की जो फ़िस्कल डिमांड्स थी, उसके जो ऑफ़िसर्स थे, वो आए दिन नवाब से पैसे माँगते रहते थे। वो बहुत ग्रीडी हो गए थे। उनको लग रहा था कि बंगाल का जो ट्रेज़री है, उसमें हम जितना हाथ डालेंगे, उतना पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन मीर जाफ़र ने जब मना कर दिया कि सर मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं कहाँ से पैसे लेके आऊँ? तो मीर जाफ़र के खिलाफ कंपनी में बातें उठने लगीं कि क्यों ना हम मीर जाफ़र की जगह पर किसी और को नवाब बना दें और उससे हम बहुत सारा पैसा ले लें। क्लाइव वापस लंदन जा चुके थे। इसी कॉन्टेक्स्ट में ध्यान रखना कि जब वेंसीटाट वेंसीटाट गवर्नर बनते हैं, तो वो ये सजेस्ट करते हैं या फिर ऐसा कर ही देते हैं। वो क्या करते हैं कि मीर जाफ़र को उनके दामाद मीर कासिम से रिप्लेस कर दिया और इस एक्सचेंज ऑफ थ्रोन के लिए भी इनको बहुत सारा पैसा मिला। कभी-कभी कुछ ब्रिटिश हिस्टोरियन इसको रिवॉल्यूशन ऑफ 1760 भी कहते हैं। रिवॉल्यूशन ऑफ 1760 भी कहते हैं, लेकिन इसमें रिवॉल्यूशन जैसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि यहाँ पर एक पपेट की जगह पर दूसरा पपेट बना दिया था किंग मेकर्स ने। तो आगे क्या हुआ कि मीर कासिम जब गद्दी पर बैठे, तो मीर कासिम का जो टाइम है वो दिमाग में रखना 1760 से लेकर 1763। लेकिन ध्यान रखना कि ये जो मीर कासिम है जो गद्दी पर बैठा, उसने गद्दी पर बैठने के बदले में कंपनी को बर्दवान, मिदनापुर और चटगाँव के जो इलाके हैं, बीएमसी जो चटगाँव के इलाके हैं, बीएमसी इलाके हैं, वो कंपनी को दे दिए और कंपनी ने भी ये प्रॉमिस किया कि हम आपके डे टू डे अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे साहब। अब ये भी ध्यान रखना कि अलीवर्दी खान के बाद अगर कोई ढंग का नवाब आया था गद्दी पर जो बैठा था, वो मीर कासिम था। ये बहुत कैपेबल था और एम्बिशियस भी था और इसीलिए वो चाहता था कि कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में वो अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करे, ताकि कंपनी जो है इंटरफेयर करे तो उसका सामना किया जा सके। तो ये कैपेबल था, एम्बिशियस था और अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करना चाहता था और ऐसा करते हुए उसने कुछ रिफॉर्म्स भी कैरी आउट किए थे। उसने अपनी आर्मी को ट्रेनिंग दी, उसको रिऑर्गनाइज़ किया अलोंग यूरोपियन स्टाइल। मतलब मीर कासिम को समझ में आ गया था कि यूरोपियन स्टाइल की जो आर्मी है, जिसकी जो उसकी ट्रेनिंग है, जो उसकी इक्विपमेंट्स हैं, वो इंडियन आर्मीज़ के कंपैरिज़न में अच्छी है। तो उसने एक जर्मन थे समरू, उनको मिलिट्री कमांडर बनाया कि भई तुम मेरी आर्मी को यूरोपियन स्टाइल में ट्रेन करो। उन्होंने अपनी कैपिटल जो थी, वो मुंगेर में शिफ्ट की और वहाँ पर एक गन फैक्ट्री लगाई थी। ध्यान रखना, इस कैपिटल को मुंगेर ले जाने के पीछे वजह ये है कि मुर्शिदाबाद जो था वो कलकत्ता के पास में था और मुंगेर काफ़ी दूर था। तो मीर कासिम ये सोच रहे थे कि अगर मुंगेर मेरी कैपिटल कलकत्ता से दूर रहती है, तो ब्रिटिश कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेरेंस है, वो कम हो जाएगा। दूसरा इन्होंने अपने पैसे यानी कि रेवेन्यू को मैनेज करने के लिए इसमें भी कुछ रिफॉर्म्स किए थे। तो मोटी-मोटी बात ये निकल के आती है कि ये बंदा जो है ये कैपेबल भी है, एम्बिशियस भी है और अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ रिफॉर्म्स कैरी आउट कर रहा है। इस तरीके से हम देखते हैं कि बंगाल में अब कॉन्फ्लिक्ट होने वाली है मीर कासिम और ब्रिटिश कंपनी के बीच में, क्योंकि अब ये तय होना है कि बंगाल में रियल पावर किसकी है। ध्यान रखना, रियल पावर किसकी है? मीर कासिम को लगता है कि वो रियल बंगाल है, वो रियल पावर है, वो नवाब है। ब्रिटिश कंपनी है वो कहती है कि हमने नवाब बनाए हैं तो हम रियल पावर हैं।
तो इस कंटेक्स्ट में इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना बहुत ही ऑब्वियस बात थी। और जो इशू था वो मिसयूज ऑफ दस्तक का, जिसके नाम पर इन दोनों के बीच में चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हो गई और बैटल ऑफ बक्सर के लिए भूमिका यानी कि प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। तो मीर कासिम ने कई बार कंपनी से कहा कि सर आप दस्तक का इस्तेमाल करिए लेकिन उसका मिसयूज रोक दीजिए। और कंपनी से जब भी कहा जाता तो कंपनी बोल देती कि हाँ ठीक है, हम नहीं करेंगे मिसयूज। लेकिन कंपनी कभी उस बात को मानती नहीं थी। और इस बात से फ्रस्ट्रेट होकर मीर कासिम ने क्या किया, उसने मार्च 1763 में बंगाल में सारे ट्रेड्स जो थे, टैक्सेस जो थे, उनको माफ कर दिया। अब बंगाल में कोई भी ट्रेडर कोई भी टैक्स या टोल नहीं दे रहा था। अब इससे क्या होगा कि अगर सभी को हम सेम प्लेटफॉर्म पे, सेम लेवल प्लेइंग फील्ड पे ले आएंगे, तो ब्रिटिश कंपनी के पास जो प्रिविलेज था कि सिर्फ उसी के पास दस्तक का उपयोग करने की ताकत थी, वो भी खत्म हो गया। तो इससे क्या होगा, कंपनी के जो इंटरेस्ट अभी तक मिसयूज करके फुलफिल हो रहे थे वो नहीं होंगे। तो इस कंटेक्स्ट में ध्यान रखना कि कंपनी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी और उसने जुलाई 1763 में अनऑफिशियली मीर कासिम के खिलाफ वॉर शुरू कर दिया। है ना, इस बात का ध्यान रहे। इसी कंटेक्स्ट में 63 में पटना में घटना होती है। इसको हम पटना मैसेकर बोलते हैं। होता ये है कि ब्रिटिश रेजिडेंट जो पटना में था, उसने पटना पर अधिकार करने की कोशिश की। लेकिन जब मीर कासिम को पता चला, तो उसने उन सभी को हराकर अपनी कैद में रख लिया। और आगे चलकर इन्हीं 148 सोल्जर्स को, ब्रिटिश प्रिजनर्स को, जिनको मीर कासिम ने कैप्चर किया था, उन सबको जान से मार दिया गया। ध्यान रखना कि पहले इन ब्रिटिश ऑफिसर्स ने, ब्रिटिश मिलिट्री पर्सन्स ने पटना को कैप्चर करने की कोशिश की थी, लेकिन मीर कासिम ने उनको हरा दिया था और उनको कैद कर लिया था। और आगे चलकर जब मीर कासिम फ्रस्ट्रेट हो गया, ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ वो जीत नहीं पा रहा था, तो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन उसने पटना हत्याकांड को अंजाम दिया था। तो ये छोटी सी एक बात दिमाग में रखना कि यहाँ पर उसने 148 ब्रिटिश प्रिजनर्स को मौत के घाट उतार दिया था। और इसके बाद जो थी लड़ाई ओपन में आ गई। यहाँ पे बहुत सारी बैटल्स होती हैं, जैसे कि बैटल्स ऑफ कटवा, गिरिया, सुती, उदयनाला। और फाइनली इन सभी बैटल्स में वो हार जाता है और ये मैसेकर कैरी आउट करता है ना, ध्यान रखना। इसके बाद में वो हारने के बाद उन्हें उदयनाला जो है वो फाइनल बैटल है ना? बक्सर से पहले फाइनल बैटल है। उदयनाला में जब ये हार जाएगा, तो ये पटना मैसेकर करने के बाद में वो अवध भाग जाएगा। कब? दिसंबर 1763। और इस कॉन्टेक्स्ट में ध्यान रखना कि अच्छा, इस कॉन्टेक्स्ट में ध्यान रखना कि जब मीर कासिम भाग गया, तो मीर जाफर को फिर से बंगाल का नवाब बना दिया गया था। यानी कि मीर जाफर एक बार फिर से बंगाल की नवाब की गद्दी पर बैठते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरीके से बैटल ऑफ बक्सर के लिए नींव तैयार होती है, जो एक बहुत डिसाइसिव बैटल है इंडियन हिस्ट्री की। वो लड़ी जाती है 22 अक्टूबर 1764 में। कभी-कभी एग्जाम में वो डेट ही पूछ लिया करते थे पहले। अब तो ये बहुत नॉर्मल सी बात होगी, सबको याद रहती है तो वो नहीं पूछते हैं। खैर, मीर जाफर जब भागकर अवध पहुंचा, सॉरी मीर कासिम, नॉट जाफर, मीर कासिम। मीर जाफर तो बंगाल का नवाब है। जब मीर कासिम उदयनाला के बैटल में हारकर पटना हत्याकांड करके अवध पहुंचा, तो उसने शुजाउद्दौला और वहां पर जो एग्जाइल्ड मुगल एम्परर शाह आलम रह रहे थे, उनको ये समझाने में सफलता पाई कि अपन तीनों लोग मिल जाते हैं और बंगाल को खाली कर देते हैं बंगाल कंपनी से, तो बंगाल हमको मिलेगा और इससे हमारी पोजीशन स्ट्रेंथन हो जाएगी। ध्यान रखना, जो शाह आलम है एक लंबे समय से दिल्ली से बाहर है। जब वो दिल्ली से बाहर था, उसी टाइम पर उसके फादर को वहां पर मार दिया गया था दिल्ली में। उसने अवध में रहते हुए, शाह आलम ने अवध में रहते हुए अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया था, डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन कभी वो दिल्ली नहीं जा पाया था। तो ही वॉज मुगल एम्परर इन एग्जाइल, है ना, देश निकाला उसको मिला हुआ था, वो कभी दिल्ली गया ही नहीं। बाद में जाएगा किसी और की मदद से। तो मोटी-मोटी बात ये है कि मीर कासिम ने इनको कन्विंस कर लिया कि हमें बंगाल को कैप्चर करना चाहिए। और इस पूरे एडवेंचर में शुजाउद्दौला और शाह आलम इसके साथ में आ गए और इन्होंने एक आर्मी रेज़ की, 40 से 60,000 के बीच में इनकी आर्मी थी।
और जो ब्रिटिश कंपनी बक्सर के मैदान के बैटलफील्ड में पहुंची, उसमें सोल्जर्स थे अराउंड 7,000, और इस ब्रिटिश आर्मी को लीड कर रहे थे हेक्टर मुनरो। ध्यान रखना, इस बैटल को अंग्रेजों ने जीता है सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ सुपीरियर मिलिट्री एंड स्ट्रेटजी। यानी कि ये जो वॉर थी ये एक्चुअल वॉर थी, है ना। जो बैटल ऑफ बक्सर है ये एक एक्चुअल बैटल है, ये प्लासी की तरह कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, इस बैटल ने क्या किया, सुपीरियर ब्रिटिश आर्म्स को स्टैब्लिश कर दिया। सुपीरियर ब्रिटिश आर्म्स को स्टैब्लिश कर दिया। वरना इनको क्या लग रहा था, मीर कासिम को ये लग रहा था कि यार प्लासी में तो ये लोग झूठ से या फरेब से स्कैम करके जीत गए थे, तो ऐसे स्कैमस्टर्स को हम बक्सर में हरा देंगे और बंगाल को वापस कैप्चर कर लेंगे। लेकिन जब बक्सर में इनका सामना हुआ तो उनको वाकई में पता चला कि नहीं यार, अंग्रेज अंग्रेज आर्मी वाकई में सुपीरियर है, और इंडियन जो फोर्सेस होती हैं वो उतनी सुपीरियर या उतनी मजबूत नहीं होती हैं। तो ये ध्यान रखना कि बक्सर को इन्होंने जीत लिया था बैटलफील्ड में। इसके बाद में एक नई सिचुएशन पैदा होती है अंग्रेजों के सामने कि अब क्या किया जाए, है ना? अब क्या किया जाए? अब कैसे काम होगा? तो रॉबर्ट क्लाइव को फिर से बुलाया गया। रॉबर्ट क्लाइव फिर से इंडिया आता है मई 1765 में, और यहाँ पर वो शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड के साथ ट्रीटी करता है। तो शाह आलम सेकंड के साथ में जो ट्रीटी होती है वो होती है 12 अगस्त 1765 में, है ना? तो ये ध्यान रखना, इस ट्रीटी पर साइन करने वाले कौन-कौन थे? इसमें थे शाह आलम सेकंड, नजमुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। इस ट्रीटी पर साइन करने वाले 3 लोग थे। इस ट्रीटी की टर्म्स क्या थी? टर्म्स ये थी कि शाह आलम सेकंड ने बंगाल, उड़ीसा और बिहार, ध्यान रखना, बिहार, उड़ीसा एंड बंगाल, इन 3 प्रोविंसेस या 3 इलाकों का जो दीवानी राइट्स है, दीवानी राइट का मतलब होता है रेवेन्यू कलेक्शन कर वसूलने का अधिकार। तो इन तीनों इलाकों का जो दीवानी राइट है वो ब्रिटिश कंपनी को दे दिया गया, इस शर्त पर कि वो हर साल 26 लाख रुपए शाह आलम को पे करेंगे, और इसके अलावा कंपनी जो है 53 लाख रुपए और पे करेगी ताकि बंगाल का निजामत फंक्शंस कैरी किया जा सके। निजामत फंक्शंस का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन का वो भाग जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखता है। भाई पुलिस वाले होंगे, कोर्ट्स होंगे। अगर तुम दीवानी से पैसे वसूल कर 26 लाख रुपए देकर सब ले जाओगे, तो यहाँ पर निजामत फंक्शंस कैरी आउट करने के लिए जो कॉस्ट आएगी वो कौन पे करेगा? तो ध्यान रखना कि 53 लाख रुपए इनको और देने थे निजामत फंक्शंस को करने के लिए। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, शाह आलम सेकंड को रीजन्स ऑफ इलाहाबाद एंड कड़ा दे दिए, है ना? और ये रीजन जो थे वो अवध के पास में थे, तो अवध से लिए और इनको दे दिए। इसके अलावा ये इंश्योर किया गया कि जो शाह आलम हैं वो इलाहाबाद में रहेंगे, वो भी कंपनी के प्रोटेक्टोरेट में, प्रोटेक्शन में। इससे जो शाह आलम सेकंड हैं वो बन जाएंगे इनके रबर स्टैंप, जिनका इस्तेमाल वो जहाँ चाहें वहाँ सील लगाने में कर सकते थे। अब ट्रीटी ऑफ अवध, है ना? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ही है, इसको भी इलाहाबादी कहते हैं, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद सेकंड कहते हैं। ये ट्रीटी अवध के साथ हुई थी, शुजाउद्दौला के साथ हुई थी, और ये 16 अगस्त 1765 में हुई थी। इस ट्रीटी में ये बोला गया कि कड़ा और इलाहाबाद के जो रीजन हैं वो अवध से लेकर शाह आलम को दे दिए जाएँगे। शुजाउद्दौला ने कहा ठीक है, दे देंगे। शुजाउद्दौला ने 50 लाख रुपए एज़ वॉर कंपनसेशन और इंडेमनिटी और दिए। और अंग्रेजों के साथ देने वाले बनारस के एक जमींदार थे, बलवंत सिंह। बलवंत सिंह ने बैटल ऑफ बक्सर में अंग्रेजों का साथ दिया था, है ना? शुजाउद्दौला का साथ नहीं दिया था। तो इस ट्रीटी के बेसिस पर इस जमींदार ऑफ बनारस को राजा ऑफ बनारस डिक्लेयर किया गया, यानी कि उसे सोवरेन राजा डिक्लेयर किया गया। इसके अलावा इसी ट्रीटी में ऑफेंसिव डिफेंसिव ट्रीटी भी साइन की गई, जिसमें ये लिखा गया कि अगर कोई अवध पे हमला करता है तो ब्रिटिश उनकी रक्षा करने आएँगे, और कोई ब्रिटिश पे हमला करता है तो अवध ब्रिटिश को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी आर्मी भेजेगा।
इन 2 ट्रीटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में ये पूछा जाता है कि क्लाइव ने एक्सपेंड क्यों नहीं किया जब उसके सामने अवध सामने पड़ा हुआ था और दिल्ली तक का रास्ता साफ हो गया था। तो ये कंपनी के पॉल अच्छा और दूसरी बात, जब तुम पूरा-पूरा बंगाल को जी सकते थे, तो तुमने अपने आप को दीवानी तक क्यों लिमिट किया? तुम और भी तो पावर ले सकते थे। तुम कहते कि हम बंगाल के सोवरेन राजा हैं, लेकिन तुमने क्या कहा कि हम सिर्फ दीवानी फंक्शंस लेंगे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिटिश संसद में ये कहा कि हमने अवध को इसलिए एनेक्स नहीं किया क्योंकि अगर उसको हम एनेक्स कर लेते तो हमारी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती, वो भी तब बढ़ जाती जब अफ़गान्स और मराठास जो हैं बहुत पावरफुल हैं, तो ब्रिटिश कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी है, तो उसकी मिलिट्री ऑब्लिगेशंस बढ़ाने से ट्रेड कॉम्प्रोमाइज़ होता। दूसरा, आप जो है अवध को एज़ अ बफर स्टेट यूज़ कर सकते थे कि बंगाल पे हमला होने से पहले अवध पे हमला होगा, तो अगर हम अवध में ही दुश्मन को रोक लेंगे, तो बंगाल में जो लॉसेस हो सकते हैं वॉरफेयर से, वो उससे हम बच जाएँगे। तीसरा, आप दिल्ली क्यों नहीं गए? वो कह रहे हैं कि दिल्ली जाना एक वेस्टफुल एडवेंचर होता। उससे अच्छा ये था कि हम मुगल एम्परर को अपना रबर स्टैम्प बना के रखते और अपनी पोज़ीशन को लीगलाइज़ कर लेते। तो उन्होंने कहा कि भई इतना एडवेंचर करते, वो भी तब जब दिल्ली मजबूत थी या दिल्ली में हमारा से बहुत मुश्किल हो सकता था, तो हमने कहा दिल्ली को हम बाद में देखेंगे। दूसरा, आपने दीवानी फंक्शंस लिए, आपने सीधे-सीधे अपने आप को पॉलिटिकल पावर डिक्लेयर नहीं किया। वो क्लाइव कहते हैं कि अगर मैं पूरी पॉलिटिकल पावर ले लेता, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो एक ट्रेडिंग कंपनी के पॉलिटिकल पावर बनने पर इंटरफेयर नहीं करता उसके काम में, बिल्कुल करता। सिमिलरली, कंपनी के जो राइवल्स हैं इंग्लैंड में, जो कंपनी को मोनोपोली मिलने से दुखी थे, वो भी नाराज़ हो जाते और शिकायत करते और कहते कि हमको भी मोनोपोली चाहिए या फिर हमको भी इंडिया ट्रेड करने जाने दो। तो इससे कंपनी के जो ट्रेडिंग इंटरेस्ट है वो कॉम्प्रोमाइज़ होते। सिमिलरली, जो यूरोप में और इंडिया में कंपनी और इंग्लैंड के जो राइवल्स हैं, वो भी यूनिफ़ाई हो सकते थे। हाँ, समझो छोटी-सी बात समझ लो आप कि अगर मान लो कि 4 राइवल्स हैं, उसमें से अगर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाए, तो संभावना है कि 3 जो है ना, वो इसके खिलाफ यूनिफ़ाई हो जाएँगे। हालाँकि उनकी आपस में नहीं बनती, लेकिन चूँकि एक बहुत पावरफुल हो गया है और ये सभी उससे जेलस हैं, एनवियस हैं, तो वो यूनिफ़ाई हो सकते हैं और इस पर हमला कर सकते हैं। तो क्लाइव ने कहा कि मैं इससे भी इंग्लैंड को और कंपनी को बचाना चाहता था। इसके अलावा वो ये भी कह रहे थे कि अगर आप पॉलिटिकल पावर लेते तो हो सकता है कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है कंपनी का, वो अपोज़ करता क्योंकि पॉलिटिकल पावर लेने से ट्रेड कॉम्प्रोमाइज़ होता। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है आपसे कि ऐसा क्यों था कि कंपनी ने पॉलिटिकल पावर सीधे-सीधे नहीं लिया, टेरिटोरियल एक्सपेंशन नहीं किया। तो इन सभी सवालों के जवाब क्लाइव ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में दिए हैं। यहाँ हम रुकते हैं, कल हम बात करेंगे डायर की इन बंगाल की। थैंक यू।